फील्ड की खास बातें क्या थी? ये नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता था, डायरेक्शन इंड्यूस करंट के अलॉन्ग होता था, ठीक है। इंड्यूस करंट क्यों आया था? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया है तो हमें जो फील्ड मिली उसको हम क्या बोलते थे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके सारे रिलेशन देखिए। वर्क डन इन ए क्लोज लूप बाय इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? जीरो नहीं होता था, ठीक है। ओके, तो क्या था? क्यू इंटू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टू पाई आर, ठीक है। चलो, तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ईएमएफ आया था, ईएमएफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डी एल बराबर ई बराबर माइनस डी फाइव बाई टी टी, याद रखें। तो यहाँ से एक रिलेशन आप स्टेब्लिश ऐसे कर सकते हो। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो आप ऐसे बोल सकते हो क्या? बराबर डी फाइव बाई डी टी, बराबर डी फाइव बाई डी टी। ओके, चलो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फंक्शन ऑफ टाइम है और ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैंने, और ये मान लो क्या है? एक्सिस ऑफ सिलेंडर या सेंटर मान लो अभी, ठीक है। ऐसे बिल्कुल सिलेंड्रिकल लाइन, ऐसे इस सेंटर से जो पास होती हुई लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस, है ना। तो जो ये जो सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन है इसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल आर, ठीक है। मैंने इस एक्सिस से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे, मान लो पॉइंट पी है, उससे एक्स डिस्टेंस की दूरी पे मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। मैं मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है और मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है। एक्स डिस्टेंस पे हमें क्या चाहिए भाई? फील्ड चाहिए। तो फील्ड कैसे इंड्यूस हुआ था? लूप के फॉर्म में, क्योंकि जो इंड्यूस करंट आया था कुछ ऐसे आया था क्या? तो ये डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक से बना हुआ है। टेंजेंट के अलॉन्ग रहेगा, कहने का मतलब ये। अब अपने को ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कितना इंड्यूस हुआ है एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कैसे हुआ भाई? करंट आया ना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बनाएगा, सॉरी, ताकि बाहर की तरफ आए। इनवर्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो हमें ये कॉइल, जो हमने कॉइल को प्लेस किया था वो कुछ ऐसा करंट बनाएगा ताकि फ्लक्स या फील्ड लाइन बाहर की तरफ आए। खैर, अभी हमने पूछा बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्स डिस्टेंस की दूरी पे, कोई भी पॉइंट हो सकता था एक्स डिस्टेंस की दूरी पे, तो कैसे लिखोगे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एल बराबर डी फाइव बाई डी टी, यही लिखते हैं क्या? अच्छा, ये फ्लक्स क्या लिखते हैं आप लोग? फ्लक्स क्या होता था? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, एरिया वेक्टर भी पैरेलल है। अगर मैं लेना चाहूँ इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड आएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ? बी इंटू ए, ठीक है। तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो लेंथ वेक्टर था वो हमेशा क्या होते थे? टेंजेंट्स पैरेलल, याद करो। डीएल डीएल, ये भी डीएल टुकड़ा लिया, ये हमेशा क्या होते थे? ये हमेशा क्या होते थे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। तो यहाँ से हमने एक रिजल्ट निकाला था, या इसको हमने फिर से ऐसे लिखा था, ई इंड्यूस्ड डी एल कॉस थीटा। तो थीटा कितना आया था? 0 डिग्री। कितना आया था? 0 डिग्री। क्यों? बराबर डी बी ए बाई डी टी, ऐसे लिख सकता हूँ। ये जीरो क्यों है? क्योंकि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डीएल वेक्टर है वो क्या है? पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलल है, तो इनके बीच का जो एंगल है ये डॉट प्रोडक्ट है ना। तो कॉस थीटा, थीटा कितना है? एंगल बिटवीन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है एलिमेंट वेक्टर, जीरो आया था क्योंकि एक ही डायरेक्शन में थी, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, cos जीरो की वैल्यू 1 डीएल ओवर ए क्लोज लूप। आपने डीएल 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 को क्या कर दिया? ओवर ए क्लोज लूप, ओवर ए क्लोज लूप आपने इसको इंटीग्रेट किया, तो टोटल लेंथ क्या आएगा? 2 पाई एक्स बराबर एरिया क्या आएगा बताओ? एरिया, ये जो फ्लक्स आया इसका एरिया क्या है? ये वाला एरिया लेंगे, ठीक है। इसी में तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्या आएगा? पाई एक्स स्क्वायर डी बी बाई डी टी। भाई डी बी बाई डी टी क्यों लिखा? एरिया को बाहर क्यों लिया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया
और ये कितना हो जाएगा ओवर ए क्लोज लूप, जब आप पूरे छोटे छोटे एलिमेंट को ऐड करोगे कितना आएगा पेरीमीटर के बराबर, तो ये कितना होगा 2 पाई एक्स बराबर एरिया कितना है पाई एक्स स्क्वायर। बताओ इस रीजन का एरिया कितना है पाई एक्स स्क्वायर, जिसमें फ्लक्स लिंक हुआ है, ठीक है, डीबी बाई डी टी, ठीक है, पाई से पाई कैंसर, एक्स से एक्स कैंसर। तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो कितना आया है पाई, बताओ पाई तो नहीं आएगा, एक्स बाई टू डीबी बाई डी टी, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आया है, ये किसमें है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखता तो है क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। चलो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया एक्स बाई टू डीबी बाई डी टी। और ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का जब पॉइंट क्या था मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर था, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड रीजन, इनसाइड क्या आया एक्स बाई टू डीबी बाई डी टी, ठीक है। अब जब पॉइंट आउटसाइड होगा, मान लो अब मैंने दूसरा केस लिया, फॉर एग्जांपल मैंने पॉइंट को आउटसाइड मैंने यहाँ ये पॉइंट आ गया मान लो, अब यहाँ से ये डिस्टेंस मान लिया मैंने ये एक्स है, ठीक है, अब मैंने इसको एक्स बोल दिया फॉर एग्जांपल। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है क्लोज लूप फॉर्म करता है, ठीक है, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा क्या, बिल्कुल सर। अब एक्स डिस्टेंस, अच्छा ये जो पॉइंट है ये आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड रीजन हो गया। अब जो यहाँ पे आप लिखोगे आउटसाइड डीएल वेक्टर इज पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा टेंजेंशियल होगा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में आएगा, ये इंड्यूस, क्योंकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती थी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के अलोंग होती थी, ठीक है, ये इंड्यूस करे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लो डायरेक्शन आ गई, ठीक है। अच्छा डीएल वेक्टर लो, छोटे छोटे टुकड़े लो यहाँ पे सिर्फ, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ डीएल एलिमेंट, तो इसका भी वेक्टर क्या आएगा इसके पैरेलल आएगा, ठीक है, यहाँ पे लिया तो इसका भी वेक्टर क्या आएगा पैरेलल आएगा, यहाँ पे लोगे तो इसका भी वेक्टर पैरेलल, तो डीएल 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 कितना क्लोज लूप में इंटीग्रेट करो क्या आएगा 2 पाई एक्स, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई एक्स कॉस जीरो इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, सिमिलरली यहाँ पे बी ए बाई डी टी, ये लिखूंगा क्या, एरिया तो कांस्टेंट है ना सर, एरिया तो नहीं बदलना, बाहर निकाल दो इसको। अच्छा यहाँ पे किसका एरिया रखेंगे, अब कितने रीजन में मेरे को फ्लक्स चेंज मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ कितने रीजन में ही फ्लक्स में चेंज मिल रहा है, ये कैसे, वहां पे देखो सर इसका आपने पेरीमीटर रख दिया डीएल और यही इतना एरिया दिया, क्योंकि सिर्फ इतने ही रीजन के लिए हम एनालिसिस कर रहे थे। अब हम पॉइंट आउटसाइड हो गए, लेकिन फ्लक्स चेंज तो सर सिर्फ और सिर्फ इतने ही एरिया में हो रहा है, तो इसलिए वहां पे सिर्फ पाई कैपिटल आर स्क्वायर रखेंगे। समझ में आ रही है बात, मान लो ये जो रीजन है ये लेस देन रेडियस है इनसाइड रीजन है, और ये वाला जो रीजन है वो ग्रेटर देन रेडियस आउटसाइड रीजन है, और ये एक्स इक्वल टू आर है, ठीक है। जब इनसाइड था, इधर ध्यान दो, जब पॉइंट इनसाइड था, जब पॉइंट इनसाइड द सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन था यहाँ पे, और फिर जब पॉइंट आउटसाइड था, तो इन दोनों ही केस में फील्ड का जो रिलेशन आया था वो क्या आया था यहाँ पे इनसाइड, इधर ध्यान दो, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो क्या आया था, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आया था क्या, ये इनसाइड है, ओके। आउटसाइड क्या आया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा क्या, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी होगी कैपिटल आर बाई टू डी बी बाई डी टी, है ना, ये अपना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इधर अपने एक्स दिखा हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा क्या, ये समझ में आया ग्राफ कैसे बन गया, ऐसे हमने कितने सारे ग्राफ बनाए, याद आ रहा है खूब सारे ऐसे ग्राफ बनाए, इनसाइड आउटसाइड पोटेंशियल, वायर वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ग्रेविटेशन, कितने सारे ऐसे ग्राफ बनाए। क्योंकि आपको यहाँ पे देखो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था एक्स बाई टू डीबी बाई डी टी, और आउटसाइड जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो क्या था आउटसाइड, ये इनसाइड, वो क्या था आर स्क्वायर बाई टू एक्स डीबी बाई डी टी।
तो यहाँ पे देखो इनसाइड जो रीजन था इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, आउटसाइड जो रीजन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, रीजन जो ठीक फॉर एग्जांपल ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन मान, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड रीजन दिया। ये क्या है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, और जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, डी बी बाई डी टी इक्वल टू 2 टेस्ला पर सेकेंड, 2 टेस्ला पर सेकेंड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में हमने क्या रख दिया है, एक सर्कुलर लूप। क्या रखा है, सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस आपको क्या दी है, 2 सेंटीमीटर इसकी क्या दी है आपको रेडियस। ओके, आपसे पूछा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इन द लूप, इस लूप में कितना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बताओ जल्दी से। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये मान लो आपकी क्या है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और करंट भी मान लो क्या होगा इधर ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई इनवर्ड डायरेक्शन में अगर बढ़ रहा है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इसको मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए करंट को कुछ इस तरीके से फ्लो होना पड़ेगा क्या। ठीक है, तभी तो आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट आएगा। ओके, और करंट की डायरेक्शन में ही हमें क्या मिलने वाला है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आपने पढ़ लिया अभी, क्या आएगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, हाँ, R/2 dV बाई dt। R की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किसमें बदलोगे, मीटर में, इंटू dV बाई dt कितना दिया है 2 टेस्ला पर सेकेंड, 2 से 2 कैंसर, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया 0.02 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये आया क्या, आई होप सभी का आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, दिख रहा है क्या लिखा है, as a result of change in the magnetic flux linked to the closed loop as shown in the figure, an EMF V volt is induced in the loop. The work done in taking a charge Q coulomb once along the loop is Q into V होगा है, वर्क डन जीरो तो हो नहीं सकता ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन जीरो होगा क्या, क्यों नहीं जीरो होगा, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है ना भाई। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, चलो बताओ, फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ ऐसा रखा हुआ है भाई, और मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग, क्या है टाइम वेरिंग, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ओके, डीवी बाई डी टी मान लो, डीवी बाई डी टी है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है इंक्रीजिंग, डीवी बाई डी टी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनवर्ड इंक्रीज कर रहा है। आपसे बोल रहा है अगर स्क्वायर में इंड्यूस ईएमएफ क्या वी, भाई करंट कुछ ऐसा बनाएगा ना ताकि चेंज का अप्रोच करे, करंट किधर आएगा भाई, हमें अब सर आउटवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो करंट का सेंस कुछ इस तरीके से होगा क्या, ये है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, है ना। ओके, अब इंड्यूस करंट आया तो इसका मतलब इस लूप पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा, मतलब सर इंड्यूस ईएमएफ हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर ईएमएफ इंड्यूस हुआ और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी दी है वी वोल्ट, तो वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज क्यू कूलम वंस अलोंग द लूप, यहां से चार्ज को ले चलो फिर यहीं से लेके वापस आ जाओ। ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्क डन बराबर मूविंग चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, कितना है वी, यही तो लिखते थे, ये आएगा आपका आंसर क्यू इंटू वी, एक ही बार लेके गए। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखो। हाँ अभी मैं बोल रहा था वेक्टर फॉर्म, देखो आगे माइनस आ गया, क्या बोला, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन ए रीजन ऑफ रेडियस स्मॉल आर। इस रीजन की रेडियस कितनी दी है आपको, स्मॉल आर, ये इस स्मॉल आर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम एट द रेट ऑफ dv by dt, ठीक है। लूप वन, लूप वन ऑफ रेडियस कैपिटल आर, जिसकी वैल्यू क्या दी है, ग्रेटर देन स्मॉल आर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन उससे ज्यादा है रेडियस, मतलब पॉइंट की तरफ आउटसाइड, encloses the region R and loop 2 of radius capital R is outside the region of magnetic field as shown in the figure, then the EMF generated is, तो EMF generated कितना होगा जल्दी से बताओ। चलो लूप 2 में कोई इंड्यूस EMF होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे फील्ड रीजन नहीं है, चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसमें तो जीरो आएगा सर लूप 2 में, तो जीरो इन लूप 2। सर एक ऑप्शन तो गलत हो गया, अब जीरो इन लूप 1 तो होगा नहीं सर, ये भी गलत हो गया, ये बचा माइनस dv by dt पाई, जो ये जितने फील्ड में जो सॉरी जितने रीजन में फील्ड प्रेजेंट था उतना ही एरिया लेते थे क्या, पाई स्मॉल आर के स्क्वायर, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट देखो, ए प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग x axis as shown in the figure, the direction of induced current in the loop, बताओ लूप में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या, देखो मैंने क्या बोला, दो तीन क्वेश्चन तो हर बार ही करा रहे हैं, क्या है, तो प्रोटॉन मूव कर रहा है मतलब करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, जैसे जैसे ये इसके पास आएगा तो फील्ड लाइन यहाँ से जो निकलेंगे, मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता था, मैग्नेटिक फील्ड, तो जो फील्ड लाइन इससे निकल रही है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो करंट कुछ कैसा बनाएंगे, अगर मैं यहाँ से देखूँ इसमें जो फील्ड लाइन है पहले क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे क्या, जैसे ही ये पास में आए, ठीक है, अगर ये पास में आ रहा है, यहाँ पे आ गया मान लो प्रोटॉन, मान लो प्रोटॉन यहाँ पे आ गया, as shown in the figure the direction of induced current, बताओ क्या हो, जैसे जैसे पास में आएगा करंट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी क्या आउटसाइड, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड रीजन क्या होगा, आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, ये क्या इंक्रीज हो रहा है क्या, जैसे ये पास में आ रहा है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, आउटसाइड, तो ये लूप कुछ कैसा करंट बनाएगा ताकि ये अपोज करे इनवर्ट, तो क्लॉकवाइज पहले क्या होगा, क्लॉकवाइज, फिर ये दूर जा रहा है, फिर फ्लक्स में कमी आएगी, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, ठीक है, तो फर्स्ट क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बताओ आप लोग, अब प्रोटॉन की जगह पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, an electron moves on a straight line xy as shown in the figure, the ABCD is a coil, ठीक है, adjacent to the path of electron, what will be the direction of current if any induced in the coil, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं इस तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ लेके जा रहे हैं तो करंट किस तरफ आएगी, जल्दी से बताओ, करंट इस तरफ आएगी क्या, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे दूर जाएगा, ठीक है, अगर पास में आ रहा है, पहले तो पास में आएगा, पास में आएगा तो, और करंट इधर जा रहा है, जैसे जैसे पास में आएगा फील्ड लाइन का लिंकेज से इंक्रीज होता जाएगा क्या, करंट इस तरफ आ रहा है तो इनवर्ड में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है क्या, तो करंट कुछ ऐसा इंड्यूस होगा ताकि आउटवर्ड बना दे, आउटवर्ड के लिए क्या होगा, ऐसे दिखेगा, तो हमें कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्या, अच्छा ये क्लॉकवाइज नहीं पूछा, नो करंट इंड्यूस्ड, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, तो ए बी सी डी इफ एनी इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है, ए बी सी डी आ रहा है, ठीक है, ये दूर जाएगा, अगर मान लो पास है, अगर ये यहाँ से दूर जा रहा है तो क्या होगा, तो फिर ये बढ़ाना चाहिए द डायरेक्शन, एक मिनट, द करंट विल रिवर्स इस डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास्ट द कॉइल, बिल्कुल सही है, ठीक है, करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा जैसे कॉइल के आगे चला, ठीक है, अच्छा, ट्रांसफार्मर जो है बेसिक जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या था, एक कॉइल में आपने करंट चेंज करा तो दूसरे कॉइल में क्या हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, तो इससे क्या हुआ, ईएमएफ आया इसमें, इसी प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर काम करता है, क्या है लिखो इसमें, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, ठीक है, ये
प्लेट्स होती है बेसिकली, ठीक है। जैसे एक पेज के ऊपर एक पेज के ऊपर एक पेज के ऊपर एक पेज रखते जाओ तो अपने क्या कर दिया, लेमिनेटेड पेज हो गई, ठीक है। सिमिलर मैनर में एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट, ये बीच में बिल्कुल खोखला होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बिल्कुल स्पेस है, ठीक है। एक आपने पेज लिया, ठीक है, और ये वाला पोर्शन कट करके निकाल दिया, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपने कट करके निकाल दिया, बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ इतना। अब ऐसे ही खूब सारे प्लेट्स को, मेटालिक प्लेट्स को या बोले सॉफ्ट आयरन प्लेट्स को लिया और एक एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगाते चले गए। तो ये कुछ ऐसी बाउंड्रीज दिखेंगी क्या पेजेस के बीच में, ऐसी लाइन दिखती है ना पेजेस के बीच में, हाँ। ओके, तो ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर स्टैक कर दिया, ठीक है। तो ये लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि भाई सॉफ्ट आयरन मैंने पढ़ाया था आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। बताओ सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी बताओ, ये क्या है, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। ये क्यों यूज करते हैं, वाई वी यूज इट है, वाई वी यूज इट, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो होता है वो हाईली परमिएबल होता है। क्या होता है, हाईली परमिएबल, मैग्नेटिक फील्ड को आसानी से इंड्यूस कर देता है, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक होता है, जितनी ज्यादा यहाँ से, यहाँ पे मैं अभी कॉइल लगाऊंगा, जितनी ज्यादा फ्लक्स बनेगी वो इससे पूरी, वाई वी यूज इट। तो क्या बोलोगे बताओ, क्योंकि सॉफ्ट ये आयरन क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना। पहला, सॉफ्ट आयरन इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक। दूसरा क्या, ये हाईली परमिएबल होता है, हाईली परमिएबल होता है। सर ये लेमिनेटेड ही क्यों यूज करते हैं बताओ, ताकि एडी करंट के लॉस को मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। एक प्राइमरी कॉइल को अटैच कर दिया, मान लो ये क्या है, प्राइमरी कॉइल, ऐसे हमने कॉइल को लगा दिया, ठीक है। इसको हमने एक एसी सोर्स से लगाया, किससे लगाया, एसी सोर्स, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एसी सोर्स का, ठीक है। डीसी क्यों नहीं लगा भाई, डीसी लगाओगे तो वोल्टेज कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट को करंट कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट को मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट को मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पे कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये मान लो सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। इधर हमने लगा दिया सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। इसके बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो मान लो E2 है, इसका जो ईएमएफ वो हमने बोल दिया मान लो E1 है, ठीक है। इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिया है N1, इसमें मान लो नंबर ऑफ टर्न्स दिया है N2, इसमें जो करंट इंड्यूस हुआ वो कितना हुआ मान लो I2, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया सेकेंडरी कॉइल में E2 आया, ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। ये आपने लिख लिया क्या, ये वाला पॉइंट, हाँ। अब सेकेंडरी कॉइल से हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। लोड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, एक कोई डिवाइस लगा दिया, बल्ब लगा दिया मान लो, ठीक है। एक इस सेकेंडरी कॉइल से हमने किसको अटैच कर दिया, एक लोड रेजिस्टेंस को, कुछ भी हो सकता है, फैन, मोबाइल चार्ज कर रहे हो, बल्ब है, एसी है, कुछ भी, ठीक है। अब इसके अक्रॉस ईएमएफ कितना था, E2 था, ठीक है। मान लिया हमने इंड्यूस ईएमएफ है, ये इंड्यूस ईएमएफ कितना है, E2, ठीक है। इसके क्रॉस जो ईएमएफ का एसी सोर्स, एसी सोर्स क्यों लगा, ताकि हमें वेरिएबल ईएमएफ मिलता रहे, है ना। चलो, इसका जो ग्राफ आता है कुछ इस तरीके, एक बार प्लस एक बार माइनस, आधे साइकिल के लिए प्लस है आधे साइकिल के लिए माइनस, तो ये चेंज होता रहता है क्या ईएमएफ। जब ईएमएफ चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ, ठीक है। तो यहाँ नीचे पॉइंट लिख लेना नोट लगा के, इट नेवर वर्क्स ऑन डीसी बैटरी, यहाँ पे एसी बैटरी ही चाहिए, एसी सोर्स ही चाहिए, इट नेवर, इट ट्रांसफार्मर नेवर वर्क्स ऑन, इट नेवर वर्क्स ऑन डीसी बैटरी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, डीसी बैटरी, इट नेवर वर्क्स ऑन डीसी बैटरी, इट नेवर वर्क्स ऑन डीसी बैटरी। चलो, इस कॉइल का ईएमएफ इंड्यूस कितना है, E1, इस कॉइल का इंड्यूस ईएमएफ कितना है, E2, इसका मान लो इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स कितना है, मान लिया हमने phi1, इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स कितना हुआ मान लो phi2, ओके। समझ आया, यहाँ पे डीसी को नहीं लगाया,
क्योंकि भाई फील्ड पोटेंशियल कांस्टेंट तो करंट कांस्टेंट तो फील्ड कांस्टेंट, तो कोई भी हमें चेंज इन फ्लक्स नहीं मिलेगा, तो ईएमएफ जो है इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है भाई, अगर मान लो मुझे अपना मोबाइल फोन चार्ज करना है, ठीक है, मैं मोबाइल फोन का जो डेटा केबल है उसको एडाप्टर से कनेक्ट ना करके मैं डायरेक्ट सप्लाई दे दूं, क्या व्हाट विल हैपन? एज्यूम कर पा रहे हो? अभी मैंने कल ही एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, ओके, नया फोन लेना पड़ेगा है ना, लेकिन मैंने वो रेगुलेटर के साथ किया है ना। कुछ तो मैं एडी करंट का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो ब्लास्ट हो गया वहीं पे है ना। वो ओनर मकान का भाग के आता है और पूरा महक फैल गई रूम में। अरे क्या कर दिया है ना? कुछ नहीं, आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर इट नेवर वर्क्स ऑन डीसी बैटरी। ये ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है डीसी बैटरी के लिए डिजाइन, सॉरी डीसी सोर्स के लिए डिजाइन नहीं, एसी सोर्स है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग रहता है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ईएमएफ चेंज होता रहेगा। ईएमएफ चेंज होगा तो अपने को फ्लक्स लिंक फ्लक्स में चेंज मिलेगा, और फ्लक्स में चेंज होगा तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बताओ, मोबाइल ब्लास्ट हो गया, नया मोबाइल लेना पड़ेगा ना। तो जो एडाप्टर होता है क्या काम करता है? एडाप्टर जब खोलोगे ना, पुराने घरों में जो चार्जर होते थे उसको खोलो तो उसका जो मदर बोर्ड होता है उस पर छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो क्या करता था? हाई वोल्टेज को डाउन कर देता है। क्योंकि जो एडाप्टर लगा हुआ है वो 5 वोल्ट 10 वोल्ट आ कितना रहा है? 220 वोल्ट चाहिए अपने को कितना, तो वोल्टेज डिफरेंस को उसने वोल्टेज को कम किया क्या? तो जो एडाप्टर के अंदर ट्रांसफार्मर लगा क्या कर रहा है? स्टेप डाउन कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? स्टेप डाउन। कहीं हमें ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, ओके, तो घरों में स्टेबिलाईजर लगाते हैं, गांव में आज भी लोग स्टेबिलाईजर लगाते हैं ताकि वो वोल्टेज को बढ़ा दे। ठीक है, क्योंकि कई बार पता चला है ना, लाइट वगैरह आई, किसी ने एसी चालू कर दिया, मोटर चालू, सब पूरे घर के अप्लायंसेस सब चला दिए, तो पता चला सारा करंट उधर चला गया है, इधर लोड ही नहीं मिल पा रहा। तो अब गांव में जाओगे तो सबके घरों में एक नए स्टेबलाइजर, आप देखो एसी जब चलाते हो ना, एसी के साथ एक स्टेबलाइजर आता है, लगा होता है साथ में, ठीक है, इसका तो पता नहीं, दिख नहीं रहा है मेरे को, वो भी गांव में ही आता है ना, शहरों में तो मेंटेन रखते हैं, या तो एक छोटा सा बॉक्स जैसा बना होता है, याद आ रहा है? वो स्टेबलाइजर क्या करता था? वोल्टेज को मेंटेन रखता था, ठीक है। तो जो एडाप्टर में ट्रांसफार्मर लगा है वो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज पे है, फिर वो करंट को हमें सप्लाई दे देता ना, तो हमारा मोबाइल चार्ज हो जाता। डायरेक्ट लगाएंगे तो आपको फिर पता है ब्लास्ट होगा। ओके, तो स्टेप अप कब होता था? जब वोल्टेज को हमें बढ़ाना हो। स्टेप डाउन कब होता था? जब हमें वोल्टेज को घटाना हो। ट्रांसफार्मर दो तरीके का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अच्छा, इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ है ई वन, वो कितना है? ई वन बराबर माइनस एन वन डी फाइव वन बाई डी टी। ये लिखोगे क्या? ठीक है, चलो यहाँ बताओ, ई टू कितना आएगा? माइनस एन टू डी फाइव टू बाई डी टी। ठीक है, ये जो लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर ये क्या करता था? जितना फ्लक्स यहाँ से निकला वो सारा का सारा इससे लिंक करा देता था, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल से, ठीक है, सारा का सारा फ्लक्स इससे लिंक करवा देता था। ठीक है, चल, अब फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा? पावर लॉस, पावर लॉस क्या होगा? जीरो। और एक चीज में बोलते हैं ना, पावर लॉस जीरो हो गया, और फ्लक्स का जो लिंकेज, जितना फ्लक्स यहाँ से निकला वो सारा का सारा इससे लिंक्ड हो गया। जितना फ्लक्स इसने प्रोड्यूस किया फाइव वन ने, इस कॉइल नंबर वन प्राइमरी कॉइल ने जितना फ्लक्स प्रोड्यूस किया वो सारा फ्लक्स इससे लिंक हो गया। ठीक है, और आइडियल ट्रांसफार्मर क्या लिखोगे? पहला पॉइंट, फाइव वन बराबर फाइव टू। दूसरा, नो पावर लॉस। ठीक है, कोई भी पावर में लॉस नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, चलो, तो अगर मैं ई वन अपॉन में ई टू निकालू तो क्या आएगा बताओ? ई वन बराबर क्या लिखा है? माइनस एन वन डी फाइव वन बाई डी टी। अगर फाइव वन बराबर फाइव टू है और यहाँ पे ई टू बराबर मैं क्या लिख रहा हूँ? माइनस एन टू डी फाइव टू बाई डी टी। अब आपको पता है फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर सिंस फाइव वन बराबर फाइव टू, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर तो यहाँ पे इसका रेशियो क्या आएगा बताओ जल्दी से? डी फाइव वन और डी कैंसिल, क्योंकि फाइव वन बराबर आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ, माइनस माइनस, तो ई वन अपॉन में ई टू बराबर क्या लिखोगे? एन वन अपॉन में एन टू।
ठीक है, E1 अपॉन में E2 बराबर N1 अपॉन में N2, ये आ गया। कई बुक्स में लिखा है EMF induced EMF of primary coil upon induced EMF of secondary coil is equal to number of turns in primary coil upon में number of turns in secondary coil, ठीक है, कई बुक्स में ये लिखा होता है। तो जहां पे 1 आ जाए तो क्या समझ जाओगे, प्राइमरी कॉइल, ठीक है। 1 की बात कर रहे हो तो प्राइमरी हमने माना है, 2 किसके लिए माना है, सेकेंडरी। तो E1 अपॉन में E2 बराबर N1 अपॉन में N2, ये पहला रिलेशन है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर इक्वेशन, ठीक है। चलो यहां पे मैं लिख देता हूं, टाइम हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट और काटेंगे। अब देयर इज नो पावर लॉस, मतलब जितना पावर आपने इनपुट किया उतना ही पावर आपको आउटपुट मिलेगा क्या। भाई आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए पहली बात तो ये हमने पढ़ी कि फ्लक्स बराबर होता है φ1 बराबर φ2। दूसरा क्या पढ़ा आपने, नो पावर लॉस। नो पावर लॉस का मतलब क्या होगा, जो इनपुट पावर है वो किसके बराबर होगा, आउटपुट पावर के बराबर। और आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, पावर कैसे निकालते थे, ईएमएफ इंटू करंट, E1 इंटू I1 बराबर E2 इंटू I2। ये बोल सकते हो क्या यहाँ पे, E1 अपॉन में E2 क्या आएगा, E1 अपॉन में E2 बराबर I2 अपॉन में I1। ये रिलेशन बन गया क्या आपका, एक E1 अपॉन E2 बराबर I2 अपॉन में I1, क्योंकि ये आइडियल ट्रांसफार्मर की बातें हो रही हैं। अलग से लिख लो, E1 अपॉन में E2 बराबर N1 अपॉन में N2 बराबर I2 अपॉन में I1। ये किसके लिए है, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। ये इक्वेशन निकल के आई थी। अब क्या कोई आइडियल चीज एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं चली, क्यों एफिशिएंसी निकालेंगे भाई, जब इनपुट पावर जितना था उतना ही आउटपुट पावर है, तो एफिशिएंसी क्या 100%। जितना मैंने पढ़ा उतना सब आपको आ गया एग्जाम में, बिल्कुल। एफिशिएंसी आप कैसे निकालते हो बताओ, आप लोगों से पूछा है हाउ यू डिफाइन एफिशिएंसी, या कैसे निकालोगे, सर कितना आउटपुट मिला और कितना इनपुट दिया था उसका रेशियो निकाल लो, वही हमारा क्या हो जाएगा एफिशिएंसी। सर आपने कितना पढ़ा है, हमने मान लो 100% पढ़ा है, आपको कितना ऑब्जर्व हुआ 1%, मतलब 0.1%, तो एफिशिएंसी बहुत ही गड़बड़ होगी, 0.1% एफिशिएंसी आ रही है। देखो दुनिया में सबसे घटिया मशीन कोई बनी है ना, एक्सरे मशीन बनी, उसकी एफिशिएंसी सबसे खराब है, ठीक। तो एफिशिएंसी क्या आएगा यहाँ पे, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100, ये आपका क्या आ जाएगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इजीली डिफाइन कर पाओगे, है ना। आउटपुट कितना मिला सर, ये बताओ, ये आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। कभी भी इनपुट की बात हो, कभी भी इनपुट की बात हो तो इनपुट हमेशा कहाँ पे दोगे, प्राइमरी कॉइल में। कभी भी आउटपुट की बात हो तो हमेशा दिमाग में आ जाना चाहिए सेकेंडरी कॉइल की बात हो रही, मतलब इनपुट में हमेशा N1 E1 I1 और P1 इक्वल टू E1 इंटू I1, φ1 ये भी लिख लो, φ1 भी लिख सकते हो। आउटपुट में φ2 E2 N2 I2 P2 E2 इंटू I2। आउटपुट का मतलब सेकेंडरी कॉइल, मतलब लोड रेजिस्टेंस, लोड हम कहाँ देंगे आउटपुट में भाई, इनपुट तो आ रहे हैं बिल्कुल, है ना, हाई टेंशन वायर से, वहीं पे गए अपने मोबाइल को चार्ज कर दो, है? फिर गड़बड़ मामला हो जाएगा, फिर नया मोबाइल लेना पड़ेगा, क्यों सर हमें नया मोबाइल लेना होता है स्टेप डाउन, ओके, क्योंकि अपन ने जो लोड लगाया था सेकेंडरी कॉइल से लगाया था भाई, आ तो 220 वोल्ट है, मोबाइल को चार्ज करना है, ठीक है। तो मोबाइल का जो एडाप्टर है उसमें देखो 10 वोल्ट 8 वोल्ट ऐसे लिखा होता है, ठीक है। हमें इतना कम वोल्टेज चाहिए, तो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा ट्रांसफार्मर, क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो कौन सा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर को क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे उसको, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या करेगा, वोल्टेज को डिक्रीज करे, ठीक है।
आप लोग देखो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन क्या थी, सभी लोग ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन पढ़ो एक बार, क्या बोल रहा है वो, हाँ क्या बोल रहा है, इट इज अ डिवाइस विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन एसी सर्किट टू वन और मोर अदर सर्किट, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग और द वोल्टेज, अगर इंक्रीज कर रहा है तो स्टेप अप, डिक्रीज कर रहा है तो स्टेप डाउन, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता था, डिक्रीजेस द वोल्टेज, ऐसे लिखो वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, ऐसे लिखो अक्रॉस, इन नहीं अक्रॉस, voltage across secondary coil is less than voltage across primary coil, ठीक है, मतलब क्या लिखोगे, अगर E2 की वैल्यू E1 से छोटी, यहां देखो E2 की वैल्यू क्या है E1 से, तो कैसा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन, अगर E2 की वैल्यू लेस देन E1 है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ N2 इज लेस देन N1, कैसे सर लिख सकते हो बताओ, इधर ध्यान दो, E1 अपॉन में E2 बराबर N1 अपॉन में N2, ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, बोल रहा ना E1 बड़ा है E2 से, तो ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, तो जो N1 अपॉन में N2 क्या है, ग्रेटर देन 1, तो भाई E1 अपॉन में E2 क्या होगा, ग्रेटर देन 1, क्योंकि E1 बड़ा है E2 छोटा है, तो E1 अपॉन में E2 बराबर क्या होता है, N1 अपॉन में N2, तो यहाँ पे मैं N1 अपॉन में N2 रखूंगा तो वो भी ग्रेटर देन 1 आएगा, तो यहाँ से क्या निकल गया, N1 इज ग्रेटर देन N2, समझ में आए, चलो अब सिमिलरली आप लोग लिख लेना स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, बस रिवर्स कर दो चीजों को, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल मतलब लोड रेजिस्टेंस, जहां पे हमें आउटपुट चाहिए है ना, सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, मतलब E1 इज लेस देन E2, ठीक है, मतलब N2 इज सॉरी N1 इज लेस देन N2, ये है मतलब इसका, तो आपको ये इक्वेशन हमेशा याद रखनी है, ठीक है, ये पूरे ट्रांसफार्मर में ये इक्वेशन काम का है, ये जहां 1 है वो सब प्राइमरी है, जहां 2 है वो सब सेकेंडरी है, लोड रेजिस्टेंस या आउटपुट, एडी करंट के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या यूज किया था, लैमिनेटेड कोड, ठीक है, वो देखो स्टैक कर रहे हैं के ऊपर एक के ऊपर एक, है ना, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता था कि भाई पूरा ही कट करके हमें उतना ही थिकनेस का और उतने ही डायमेंशन का कट कर लो, काम बन जाएगा अपना, लेकिन उससे क्या था, एडी करंट का लॉस बहुत ही ज्यादा था, उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या यूज किया, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, तीसरा यहाँ पे लिखो फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स लीकेज, ठीक है, ये लॉसेस होते हैं ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, फ्लक्स लीकेज मतलब जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल से निकला वो सारा का सारा सेकेंडरी कॉइल से लिंक नहीं हुआ, तो फ्लक्स का लीकेज हुआ, तो वहां पे फ्लक्स लीकेज के फॉर्म में भी लॉस होता है, ठीक।